हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वेनहाउ के न्यू डिलाइटेड जलाने की वजह से विस्कॉन्ट वहाँ पे आए होते हैं और वो क्रिस से काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्रिस बोलता है तुम ऐसे एक्ट मत करो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। इस चीज से गुस्से में आते हुए वेनहाउ बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी क्रिस बोलता है मेरी दो कंडीशंस है। पहला ये कि विस्काउंट लैंसन आपके बेटे ने मुझे प्रोवोक किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इसे काफी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारे। दूसरी ये है कि इसकी जो बुक है मैंडेरियन डक एंड ड्रीम, वो काफी ज्यादा बचकानी किताब है। आप इसे बोलो कि जितनी भी इसकी किताबें जो बिकी नहीं है उन सभी को जला दे। वैसे भी इसे किताबें जलाना तो काफी ज्यादा पसंद है ना। क्रिस की कंडीशन को सुनकर वेनहाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके फादर उसको रोकते हुए बोलते हैं ऐसा मत करना। विस्काउंट लैंसन बोल रहे होते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। क्रिस बोल रहा होता है जो ये विस्काउंट मेंशन है अब उनके पास में खुद की मिलिट्री नहीं है। आपके बाद आपके जितने भी बच्चे होंगे वो किंग के दिए हुए पोजीशन पे चलेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जो बड़ा बेटा है वो मिलिट्री को ज्वाइन कर ले, वहीं आपका जो दूसरा बेटा है जू वेनहाउ वो इंपीरियल एग्जामिनेशन को देके सिविल सर्वेंट बन जाए। आप अपने बड़े बेटे जू वनटाई की शादी जनरल पिंघाई से कराना चाहते हैं, वहीं जू वेनहाउ की शादी झैंग फैमिली में करवाना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ऑफिशियल फैमिलीज है। आपको ऐसे पता है कि मेरी अभी जो बुक्स है वो काफी ज्यादा बिक रही है। अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा और लिख देता हूँ तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। विस्काउंट लैंसन बोल रहे होते क्रिस मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुमने वहाँ पे मेरे बेटे की काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो फेक होता है वो फेक ही होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी सिर्फ बुक का यूज करते हुए झैंग फैमिली और वेनहाउ की शादी को कैंसिल करवा दोगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्रिस बोल रहा होता है जो मिस्टर झैंग है उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से फर्क पड़ता है और किसी की इमेज कैसी है इससे उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हम जनरल पिंघाई के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनके लिए रेपुटेशन काफी ज्यादा मैटर करती है। क्या हो जो मेरी अगली बुक का प्रोटैगनिस्ट हो वो जू वेनटाई, या फिर मैं आपको भी अपने बुक के अंदर ऐड करके एक नई कहानी बना दूं। इसकी वजह से जो आपका विस्काउंट लैंसन है वो पूरी सिटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। फिर शायद जो आपको झैंग फैमिली है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वक्त आने पर सभी लोग आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे होंगे और आपकी फैमिली के कोई नॉर्मल बंदा भी इज्जत नहीं करेगा। क्रिस की बातों को सुनकर विस्काउंट काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा समझदार होने वाला है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज्यादा समझदार होगा। इसे तो अपनी बातों से विस्काउंट को भी धूल चढ़ा दिया। क्रिस बोल रहा होता है हो सकता है जो आपका विस्काउंट मेंशन है उसको किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी आपका जू वेनहाउ तो न्यू डिलाइटेड को भी जला सकता है। अगर इस चीज को लेकर सिटी लॉर्ड कुछ भी नहीं कर रहे तो शायद से मुझे गवर्नर के पास जाना होगा। आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद में किंग क्या करेंगे। मानता हूँ कि आपने अपना सब कुछ दे दिया है लेकिन आपको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। हो सकता है जू वेनहाउ को कभी इंपीरियल एग्जामिनेशन देने ही ना दिया जाए। वेनहाउ सोच रहा होता है क्रिस तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। वही क्रिस सोच रहा होता है फाइनली ये लोग डर गए हैं। विस्काउंट लैंसन जिस दिन तुम अपनी मिलिट्री को किंग को दे दिया था उसी दिन तुम सारे नोबल्स के दुश्मन बन गए थे क्योंकि तुम किसी और का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकते। फिर क्रिस बोलता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ घर पे और मेरे पास में बहुत सारा काम है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर किताब भी लिखनी है और जाके कैपिटल में तुम्हारी शिकायत भी करनी है। तभी विस्काउंट बोलते है क्रिस एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी शर्तों के लिए तैयार हूँ। क्रिस बोल रहा होता है अगर तुम मान ही चुके हो तो चलो स्टार्ट करो। वेनहाउ बोल रहा होता है फादर अब क्या करने की सोच रहे हैं। तभी विस्काउंट आगे बढ़ते हुए वेनहाउ को थपड़े मारना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस सोच रहा होता है जो विस्काउंट झूल एंटी वो तो काफी ज्यादा शानदार इंसान निकले। मैं तो इनको बस 2 थपड़े मारने के लिए बोला था लेकिन ये तो पूरी शिद्दत से लग रहा थपड़े मारते जा रहे हैं। इन थपड़ों का जो साउंड है वो काफी ज्यादा प्यारा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वेनहाउ की हालत खराब हो गई होती है। विस्काउंट बोलते हैं क्रिस क्या तुम सेटिस्फाइड हो। क्रिस बोल रहा होता है जैसे कि आपको याद है मेरी सेकंड कंडीशन भी थी, मैंडेरियन डक ड्रीम की जो सेकंड वैल्यू है उसको पूरी तरीके से दिला दिया जाए। विस्काउंट बोल रहे होते हैं जाओ जितने भी दुकानों पे मैंडेरियन डक ड्रीम की जितनी भी किताबें पड़ी हुई है उन सभी को लेके आ जाओ। वेनहाउ बोल रहा होता है फादर ऐसा मत करना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कार्टून में पैक होकर सारी की सारी किताबें आ गई होती है। रूई पवेलियन का शॉपकीपर बोल रहा होता है विस्काउंट हमारे पास में पूरी 6000 किताबें थी जिसमें से आज 500 कॉपीज बिक गई है। तकरीबन 5000 से ज्यादा किताबें थी जो कि हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। क्रिस बोल रहा होता है वेनहाउ जो तुम्हारी शादी वो झैंग चुनवा से फिक्स हो चुकी है ना, तो देर मत करो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए इस किताब को जला दो। लेकिन जो वेनहाउ होता है वो हेजिटेट कर रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है लगता है तुम्हें ये करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने हाथों से जला देता हूँ। मिस्टर डेंगजर मेरी थोड़ी हेल्प करिए, तेल लेके आ जाइए, हम किताबों को थोड़ा अच्छे से जलाएंगे। डेंगजियान सोच रहा होता है किताबें तो ऐसे भी जल जाती लेकिन उनके ऊपर तेल डाल के जो जलाने का मजा आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस कमीने वेनहाउ के लोगों ने मुझे लात मारी थी ना, अब इसके छाती के ऊपर लात पड़ेगी। बुक्स पे तेल डालने के बाद में क्रिस उसके अंदर आग लगा देता है। वहाँ पे सारे बंदे ये देख के शॉक्ड होते हैं कि विस्काउंट के बेटे की किताब उनके सामने जल रही है। रूई पवेलियन का शॉपकीपर सोच रहा होता है ये सारा पैसा था, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, आखिर मैंने इस वेनहाउ की बात क्यों मानी। अब मेरे हाथ से ये कमीना भी चला गया है और मिस्टर क्रिस मेरे साथ में काम नहीं करेंगे। मिस्टर क्रिस की जो शानदार किताब है जो मेरे दुकान में प्रिंट हुई होती, पता नहीं आज मैंने कितना पैसा कमा लिया होता।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो रूबी पवेलियन के शॉपकीपर थे उनको तो बस कुछ पैसे का लॉस हुआ था, वहीं जो जू वैन होता उसको बहुत सारे रीडर्स का लॉस हुआ, जो कि हमेशा इस बात पे गुस्सा करेंगे कि इस किताब का दूसरा पार्ट नहीं आया। साथ ही वेनहाउ जो कि लैंसन सिटी का यंग मास्टर बना हुआ था और सबका चहेता बना हुआ था, उसकी इज्जत भी जाएगी। आज सभी लोगों को वेनहाउ एक ऐसे इंसान के तौर पे याद आएगा जिसको क्रिस ने उसकी सिटी में आके हरा दिया था। अपनी किताब को जलते हुए देख के वेनहाउ बोल रहा होता है, क्रिस तुम बस मेरा इंतजार करना, अब से हम लोग जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन चुके हैं। क्रिस बोल रहा होता तुम जब भी मुझे बदल लेने के लिए आओ, याद रखना मेरा ठिकाना है जुआनो मेंशन और मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। क्रिस को जाते हुए देख के विस्काउंट बोल रहे होते हैं, रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा है तो थोड़ा संभल के जाना। तभी क्रिस बोलता है, सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ना, इन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर यहाँ पे मेरे साथ में कुछ भी होता है तो मेरे को मरवाने वाले हैं जू लैंटिन। जू लैंटिन सोच रहे होते ये अर्ल जुआनो का दामाद है, आखिर मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता ये सारा काम होने के बाद में क्रिस जुआनो मेंशन वापस लौट गया। वही जो जेनी थी वो अपनी एक टुकड़ी लेकर क्रिस को लेने के लिए आ गई, जिससे उसकी जो जर्नी थी वो काफी ज्यादा सेफ बन गई। सिर्फ इतना ही नहीं, विस्काउंट लैंटिन ने 1 दर्जन से भी ज्यादा सोल्जर्स को भेजा था ताकि क्रिस जुआनो सिटी सेफली पहुंच जाए। बगी में बैठने के बाद में क्रिस सोच रहा होता है जू लैंटिन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। अगले ही दिन जो उसकी किताब थी और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि जो रात को सब कुछ हुआ था वो पूरी लैंसन सिटी के अंदर काफी बड़ी खबर बन गई। इसी वजह से जितनी भी किताबें थी वो सारी की सारी बिक गई। कुछ लोग यहाँ पे क्रिस की तारीफ में किताब खरीद रहे थे, वहीं कुछ लोग क्रिस की किताब को क्रिटिसाइज करने के लिए खरीद रहे थे ताकि वो वेनहाउ को सपोर्ट कर सके। 10 दिन बाद डैंग जेन अपने दर्जनों आदमी के साथ में जुआनो मेंशन आया, जिसमें अपने साथ में 3000 कॉपीज भी लेके आया था। अब जो क्रिस की लिखी हुई मास्टरपीस थी अब वो खुद की सिटी में बिकना भी स्टार्ट हो गई थी। क्रिस दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता था, इसी वजह से उसे पता था कि एडवर्टाइजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। उसने अपने किताब के बारे में रूमर फैला दिया कि इसको पढ़ने के बाद में इंसान काफी ज्यादा समझदार हो जाता है। इसके रिजल्ट में सिटी में आने के बाद में 2 घंटे के अंदर ही 3000 से ज्यादा कॉपीज बिक गई। बहुत सारे लोग तो खाली हाथ भी लौटे। सीन चेंज होता है, जू मेंशन का सीन दिखा जाता है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्या क्रिस और जेनी एंगेजमेंट पार्टी में आएंगे? कियान बोल रही होती है वो आएंगे या नहीं आएंगे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जिनमें जिन्हाई मेंशन के लोग और जिजी मेंशन के लोग भी है। उनके सामने तो किस समय छोटा मोटा सनी लो ही है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्या जिन हाइबो टैंक फैमिली भी एंगेजमेंट को ज्वाइन करेगी? कियान बोल रही होती है, जो टैंक फैमिली उसकी गवर्नमेंट से काफी ज्यादा भेसाभेसी चल रही है। जुआनो मेंशन ने अभी न्यू डिलाइटेड को मानने से मना कर दिया है, लेकिन जल्दी ही जिनसान आइसलैंड की फाइट होगी, जिसमें जुआनो मेंशन अपनी बहुत सारी पावर को खो देगा। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2 बड़ी नोबल फैमिलीज खत्म हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे जो फादर इन लॉ है मिस्टर झैंग, उनको प्रमोशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल के चीफ ऑफिसर बन जाए। कियान बोल रही होती है, अगर वो मिलिट्री के चीफ बन गए तो ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी ना। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, यू स्टेट के 3 प्रोविंस है, जिसमें है तियानवे प्रोविंस, तियानिन प्रोविंस और तियानजन प्रोविंस, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल स्टेट भी है जिसका नाम है यांगजूंग। ये स्टेट सबसे ज्यादा छोटा, इसकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन ये किसी भी ऑर्डिनरी काउंटी से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास में एक पूरी प्रोविंस की आधी पावर है। इस जगह की जो हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट होती है वो होती है लोअर गवर्नर, और इसी पोस्ट के बारे में जू फैमिली के हेड और कियान बात कर रहे थे कि ये झैंग फैमिली के हेड को मिल सकती है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, जुआनो मेंशन जल्दी ही बर्बाद होने वाला है, चाहे वो बंदर क्रिस कितना ही कूद ले, लेकिन वो इसे नहीं बचा पाएगा। जो तियानहेन था वो अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया। तियानहेन ने इस बंदे को अपना ओपोनेंट समझ लिया था, लेकिन उसके चालाकी के आगे टिक नहीं पाया। अगर तुम्हें किसको डायरेक्ट हराना है तो तुम उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि वो एक बेहद ही चालाक इंसान है, लेकिन हाँ अगर तुम उसका मेन पावर सोर्स को खत्म कर दो, जो कि है जुआनो मेंशन, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे एक बटलर भागते हुए आता है और बोलता है, मास्टर और मिस, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? बटलर बोल रहा होता है, योर हाइनेस, उस किसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बाउंडलेस विंड एंड मून, 1 घंटे के अंदर ही 3000 कॉपीज बिक गई है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ बेकार सी किताबों को लिख के वो क्या ही कर लेगा, और वैसे भी ये सारे काम करके वो जुआनो मेंशन की इज्जत को खराब कर रहा है। तभी वो बटलर बोल रहा होता है, मास्टर एक बार इस बुक के ऊपर गौर डालिए। बुक के ऊपर बनी पेंटिंग को देखते हुए जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्रिस की पेंटिंग तो सच में काफी शानदार है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये बुक इतनी ज्यादा अच्छी क्यों बिक रही है। वैसे इस बुक के अंदर जो लड़की बनी हुई है वो इतना सिमिलर क्यों दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको देखा है। तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कियान बुक में झांकते हुए बोल रही होती है, डैड आपको इस बुक के बारे में क्या सोचना है? तभी कियान रोने लगती है और सोच रही होती है वो क्रिस बहुत ही बड़ा कमीना है, उसने मेरी इज्जत को खराब करने की ट्राई करी है। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उसने पूरी जू फैमिली की इज्जत को खराब करने का ट्राई किया है, सिर्फ ये कराने के लिए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैंने काफी सारी मेहनत करी है। मैं नूजिया काउंटी में कितने बड़े बड़े लोगों से मिली और कितनी ज्यादा एक्टिंग करी, पर इसने मेरे बारे में किताब लिख के मेरी इज्जत को खराब कर दिया। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जीमन के बारे में बात हो रही है। वो जीमन और कोई नहीं बल्कि जू फैमिली का हेड है। फिर वो कियान को देखते हुए बोल रहे होते हैं, देखो वो लड़की हमने उसी को देखा था ना, इसी का नाम है जीमेंग जियान जियान।
सच में पेंटिंग की तरह दिखती है। हमने तो इसको बिना कपड़े के भी देख रखा है। उन लोगों की बातों को सुने कियान बेहोश हो गई होती है। कियान गिरने की वजह से नीचे कुछ लोहे के पोस्ट गिर रहे होते हैं। सभी लोग चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, हमें मारने से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों की रियलिटी सामने आ गई है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं, देखो अभी तक हम लोग को सिर्फ शक था कि जीमेन ही जू फैमिली है, लेकिन अब हमें पता चला कि जीमेन ही जू फैमिली के हेड है और जीमेन जियांग है जू कियान। बटलर बोल रहा होता है, मास्टर यंग लेडी के मुंह से खून आ रहा है, हमको जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी कियान उठते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, वो बुक मेरे पास में लेके आओ, मुझे उसको पढ़ना है। फिर दोनों बाप बेटी ने शांत होकर उस किताब को पूरी तरीके से पढ़ा। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्रिस बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है, उसने विस्काउंट नेशन के सेकंड सन को भी चुन लिया है। हमने पिछले कुछ इवेंट्स के अंदर मिस्टर जू को भी इनवाइट किया था। अब सभी लोगों को एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। जू कियान सोच रही होती है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जू वेनहाउ नहीं है। असल में इस बुक को काफी तरीके से लिखा गया है, पक्का से ये बुक बहुत ज्यादा हिट होने वाली है। ये किताब इतनी बिकेगी जितने की आज तक कोई किताब नहीं बिकी, और मैं जू कियान मेरी इज्जत पूरी तरीके से नीलाम होने वाली है, और मैं जू कियान मेरी इज्जत पूरी तरीके से नीलाम होने वाली है। तभी वहाँ पे गुस्से में चलते हुए झैंगजिन आता है और जू कियान को एक चटा मार देता है। झैंगजिन बोल रहा होता है, आखिर तुमने पहले इस कमीने को क्यों नहीं मारा। जू कियान बोल रही होती है, मिस्टर झैंग, क्या आपको अपने सिर्फ फियांसे पे गुस्सा उतारना आता है, क्या आप कुछ और नहीं कर सकते। झैंगजिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए जमीन पे मुक्का मार देता है। झैंगजिन बोल रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर हम लोगों ने उस कमीने को क्यों नहीं मारा। कियान बोलती है, झैंगजिन शांत हो जाओ, अभी हमको सिचुएशन को शांत करना होगा। तभी झैंगजिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने फादर से बात करने के लिए। आगे झैंगजिन न्यूजिया काउंटी के गवर्नर के मेंशन में आ गए होते हैं। जो झैंगजिन के फादर होते हैं वो किताब पढ़ रहे होते हैं। गवर्नर बोल रहे होते हैं, इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है, देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि किसी नए बच्चे ने लिखा है। झैंगजिन बोल रहा होता है, फादर इसी बुक में प्रॉब्लम है। गवर्नर बोल रहे होते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं इस बुक को कम्प्लीटली बैन कर दूं। झैंगजिन बोल रहा होता है, हाँ फादर, मैं चाहता हूँ कि इसको बंद कर दिया जाए। गवर्नर बोल रहे होते हैं, अगर मैं इस बुक को बैन भी कर देता हूँ तो इससे बस इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस बुक को कम्प्लीटली खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है क्रिस को मारना, और अगर तुम्हें क्रिस को मारना है तो तुम्हें जुआनो मेंशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। झैंगजिन बोल रहा होता है, फादर आपके कहने का मतलब क्या है, क्या मैं अपने होने वाली वाइफ कियान की इज्जत को ऐसे नीलाम होने दूं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी झैंग फैमिली एक मजाक का पात्र बन के रह जाएगी। तभी गवर्नर बोलते, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं झैंगडू जो कि आज के टाइम पे गवर्नर है, उसे लोग किंग की स्वॉर्ड कहते हैं और एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल ऑफिसर, और मुझे फेमस होने का कोई भी शौक नहीं है। फैम हमें ये लाइफ नहीं दे सकती। याद करके रखो, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, वो है जुआनो मेंशन को हराना, क्योंकि नोबल फैमिली में आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक है। झैंगजिन बोलता है, ठीक है फादर। झैंगडू बोलते, जो शादी की तैयारी है वो काफी तरीके से करना, और हाँ, जो न्यू डिलेडिक्ट है उसकी पार्टी को भी तैयार रखना, वो हमारी तरफ से जुआनो मेंशन के ऊपर एक अटैक होने वाला है। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, क्रिस से इस बीच में कोई पंगा मत लेना, हमारा टारगेट जुआनो मेंशन है, ना कि क्रिस। झैंगजिन बोलता है, ठीक है फादर, मैं यही करूंगा। फिर झैंगडू बोलते, क्या तुमने कियान को मारा? झैंगजिन सोच रहा होता है, फादर को इस चीज के बारे में कैसे पता चल गया। झैंगडू बोल रहे होते हैं, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारा आईना होता है, ऐसा बिहेव करके तुम महान नहीं बन जाओगे, तो अगली बार से अच्छा बिहेव करना। झैंगजिन बोल रहा होता है, मुझे मेरी बेवकूफी के लिए माफ कर दीजिए। बाहर आकर झैंगजिन सोच रहा होता है, जैसे ही जुआनो मेंशन खत्म हो जाएगा, मेरे फादर को यांजू का गवर्नर बना दिया जाएगा, और जू फैमिली के लाखों गोल्ड कॉइन है वो भी हमारे हो जाएंगे। हमें कैसे भी करके क्रिस से बचना है और जुआनो मेंशन को फंसाना है। इस तरीके से हम लोग उस क्रिस को भी खत्म कर सकते हैं। आगे हमें जुआनो मेंशन का सीन दिखा जाता है। क्रिस बोल रहा होता है, मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, पर आखिर इस वॉल के ऊपर जो मेरी एनिमीज का नाम है वो बढ़ता क्यों जा रहा है। मैंने एक तियानहन को तो मार दिया, लेकिन अभी 2 और तियानहन बचे हुए हैं। आखिर कब मेरा रिवेंज खत्म होगा और मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। जेनी बोल रही होती है, मेरे हस्बैंड का एनिमी मेरा एनिमी भी है। क्रिस सोच रहा होता है, लगता है जेनी मेरे ऊपर काफी ज्यादा खुश है। क्रिस बोल रहा होता है, आज की जो एंगेजमेंट पार्टी है उसके अंदर पक्का हमारी फैमिली के ऊपर पॉलिटिकल अटैक होंगे, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कोई भी हमारी फैमिली के ऊपर आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी जाओ भाई बोलते हैं, ब्रदर इन लो आपको काउंट बुला रहे हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, भले ही क्रिस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, लेकिन काउंट जुआनो काफी ज्यादा टेंशन में है। आगे क्रिस काउंट के पास में आ गया होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, यहाँ पे 3 ऐसे गेस्ट है जो कि झैंगजिन की एंगेजमेंट पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और किसी को भी नहीं लगा था कि ये लोग आएंगे। पहला बंदा है टैंग यून, जो कि जिन्हाई पैलेस का एल्डेस्ट सन है। काउंट जुआनो बता रहे होते हैं कि जो मेरे फादर थे और काउंट जेनी पैलेस वाले थे, उन लोगों की बनती नहीं थी, लेकिन लगता है अब उन लोगों ने दूसरी साइड को ज्वाइन कर लिया है। जो दूसरा बंदा है वो है नैंगोंग पिंग, जो कि झेनबई पैलेस से आ रहा है। जो नैनगोन है वो झेनबई का मार्केस है और यूई किंगडम का एक बहुत ही ज्यादा फेमस जनरल भी है, जो कि नॉर्दर्न आर्मी को कमांड करता है। वो अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल रहा था, ना ही वो नोबल्स की तरफ था ना ही वो गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन अब उसी का बेटा झैंगजिन की एंगेजमेंट पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। जो तीसरे गेस्ट है उनके आने की उम्मीद काउंट जुआनो को थी, जो कि है यिन युआन। जो यिन युआन है वो यहाँ के सबसे बड़ी बैंक में से एक है।
इनके पास में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी कंट्री को संभालते हैं। जो ये न्यूवान है वो काफी टाइम से नोबल से बना के चल रहा है, लेकिन वो झेंगजिन के एंगेजमेंट को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम ये है कि काउंट जुआनो ने उनसे काफी ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। काउंट बोल रहे होते हैं हमारे पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब तो हम नहीं बचने वाले। मेरे सामने जो भी कुछ हो रहा है मैं इसको देखते हुए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बस ये दिख रहा है कि जो हमारे काउंट जुआनो मेंशन की बड़ी मेंशन थी वो पूरी तरीके से गिर रही है। काउंट बोल रहे होते हैं मैंने चाहता कि तुम झेंगजिन और कैंगन की एंगेजमेंट पार्टी में जाओ। तभी क्रिश बोलता है फादर इन लो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि झेंगडू और बाकी सारे लोग यहाँ पे क्या करने का प्लान कर रहे हैं। क्रिश की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। आपको तो पता ही है ना मुझे आराम से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने आज खुद को झेंगडू की पोजीशन में रख के देखा और सोचा कि आखिर मैं जुआनो मेंशन को कैसे खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे सब कुछ पता चल गया कि आखिर वो क्या क्या करने वाला है। काउंट जुआनो बोल रहे होते तुम्हें क्या पता चला है जल्दी बताओ। क्रिस बता रहा होता है झेंगडू का सबसे बड़ा खतरा है वो है जुआनो मेंशन, इसे खत्म करने के लिए मुझे इसे दुनिया से अलग करना होगा। फिर वो एक पॉल को रखते हुए बोल रहा होता है मान लीजिए ये है जुआनो मेंशन, वही ये व्हाइट वाला पॉल है विस्काउंट लैंशन मेंशन जिन लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। दूसरा वाला पॉल है जिन्हाई मेंशन जो कि न्यू एडिट को मानते हुए हम लोग को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे हम लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी जिनबाई पैलेस से, क्योंकि उन लोगों के पास में 2000 की प्राइवेट आर्मी है और 800 किलोमीटर की टेरिटरी है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स की वजह से अब वो मार्केट बन चुके हैं और नोबल्स के साथ में हमेशा फायदे के लिए जुड़े हुए थे। लेकिन अब झेंगडू ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, जिसकी वजह से अब सिर्फ जुआनो मेंशन ही बचा हुआ है जो कि तियानन प्रोविंस का सबसे ज्यादा बड़ा नोबल फैमिली है। और अब किंग की नजरों में सिर्फ हमारा जुआनो मेंशन है जो कि हार नहीं मान रहा और टिका हुआ है। काउंट बोल रहे होते वो कभी ना झेंगडू काफी टाइम से प्लान कर रहा था, हमें तो इस चीज की कोई भनक भी नहीं थी। झेंगजिन चाहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इसे खराब कर दे, हमारा जो मेंशन है उसके ऊपर काफी सारा कर्जा है, अगर हमारे जो कमाने के सोर्सेज है वो बंद हो गए तो फिर हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इससे जो हमारा बेस है वो काफी सारा कमजोर हो जाएगा। इन सारी चीजों को करने के बाद में जो झेंगडू का तीसरा प्लान होगा वो होगा जिनसेन आइसलैंड, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। क्रिस की बातों को सुन के मास्टर लिन और काउंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। अगर जो मेरा गैस है वो सही है तो जो किंग है वो जिनसेन आइसलैंड का ओनरशिप किसी और को देने वाले हैं और इस चीज के बारे में झेंगडू और जुरन काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं। इस बार वो कैसे भी करके हम लोग को हरा देंगे और जो किंग है वो ओनरशिप उन लोगों को दे देंगे। इससे हमारा जिनसेन आइसलैंड कभी भी हम लोग को नहीं मिल पाएगा। एक बार जिनसेन आइसलैंड हमारे हाथों से चला जाएगा तो जितने भी लोगों का उधार है वो हम लोगों से डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से भी पैसे की लास्ट ऑफ जिनसेन आइसलैंड ही है। लेकिन जिनसेन आइसलैंड ना मिलने की वजह से हम लोग कर्ज पे नहीं कर पाएंगे। फिर उन लोगों की नजर जाएगी वांगे आइसलैंड पे जो कि हमारे 60% रेवेन्यू का सोर्स है। हमें जितने भी लोगों ने उधार दे रखा है वो किंग के पास जाएंगे और वांगे आइसलैंड की डिमांड करेंगे। उन सभी लोगों से फाइट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन सारी चीजों के बाद में जो हमारे पैसे की चैन होगी वो टूट जाएगी। हम अपने सारे आर्मी वालों को बोलेंगे कि वो लोग अपना ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि हम उन लोगों को पे नहीं कर पाएंगे। एक एक करके हम लोग को अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा। ऐसा टाइम आ जाएगा जब काउंट जुआनो के पास में बिल्कुल भी आर्मी नहीं बचेगी। ये एक ऐसा वुल्फ बन के रह जाएगा जिसके पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और जो बाकी भेड़िए होंगे वो हम लोग को खत्म कर देंगे। हम झेंगडू से हारेंगे या जीतेंगे ये डिसाइड करेगा जिनसेन आइसलैंड। अगर हम जिनसेन आइसलैंड को हार गए तो हमारे हाथ से वांगे आइसलैंड में चला जाएगा और हमारी आर्मी भी। इससे हम लोग काउंट बन के नहीं रह पाएंगे। पर अगर हम लोगों ने जिनसेन आइसलैंड को जीत लिया तो फिर हम लोग सब कुछ जीत जाएंगे। अपनी आर्मी को एक्सपेंड करके हम और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। काउंट जुआनो सोच रहे होते अच्छा ये है प्लान जिन फैमिली को पावरफुल बनाने का। सच में किसके पास में एलाइटमेंट है। मार्शल लिन भी सोच रहे होते इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में इतना कुछ सोचना, सच में ये एलाइटमेंट है क्या? इस दुनिया में इतने समझदार लोग होते हैं। मार्शल लिन बोल रहे होते जैसा कि सभी लोगों को पता चल गया है कि जिनसेन आइसलैंड ही हमारी चाबी है। लेकिन जिनसेन आइसलैंड के लिए हम लोग सिर्फ वही मेंशन से ही फाइट नहीं करेंगे। वहाँ पे झेंग फैमिली होगी, झुरंग फैमिली होगी और खुद किंग भी होंगे जो कि सभी हमारे ऊपर पीछे से अटैक कर रहे होंगे। इतनी पावरफुल फोर्स को हराना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। क्रिस बोल रहा होता है जिनसेन आइसलैंड में पावरफुल होने के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स है। अगर हम लोगों ने उन 2 पॉइंट्स को ब्रेक थ्रू कर दिया तो हम लोग पक्का से जीत जाएंगे। काउंट बोल रहे होते हैं क्रिस तुम्हें हमारे घर में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें जाके नेशनल एडवाइजर बन जाना चाहिए था। क्रिस बोल रहा होता है मुझे किसी भी किंग की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनी ही मेरे लिए मेरी क्वीन है, कमरे में भी और कमरे के बाहर भी। अपने मुंह को बंद करते हुए क्रिस सोच रहा होता है ये मेरे दोस्त नहीं, ये मेरे फादर इन लॉ है। आखिर मैंने इनके सामने क्या बोल दिया। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लॉ आखिर ग्रैंडपा के ऊपर कितना उधार था। काउंट बता रहे होते हैं मेरे फादर ने 3000 लोगों की आर्मी को ज्वाइन करवाया और बाद में वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए। क्रिस सोच रहा होता है 3000 आदमी की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर वो काउंट कैसा रहा होगा। और इतने सारे सोल्जर्स के एक छोटे से काउंट को जरूरत भी क्या है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर काउंट जुआनो इतने टाइम से पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और अभी तक अपने उधार को पे नहीं कर पाए। काउंट बोल रहे होते क्रिस मुझे डर है कि तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टी में जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा तेज है और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो,
लेकिन एक ऐसा कर्म जिसके अंदर सभी तुम्हारे दुश्मन हो, वहाँ पे जाना कोई समझदारी की काम नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है क्या वो लोग मुझे मार सकते हैं? काउंट बोल रहे होते हैं मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिस बोल रहा होता है तब आप टेंशन मत लीजिए, आज रात को मैं उन सभी को बेइज्जती का मजा चखाऊंगा। यहाँ पे सभी लोगों को लगता है ना कि हमारी जिन फैमिली को सभी लोग बुली कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है और मेरा पूरा सही तड़प रहा है वहाँ पे जाने के लिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिले और मैं वहाँ पे जाऊँ। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लॉ आपको यूनियन बैंक के लोग विजिट करने वाले हैं और शायद से वो लोग 3 घंटे के अंदर आपके पास में आ जाएंगे। भले ही वो लोग आपसे कुछ भी कहे लेकिन आपको वो सुन के मना करना है। आप किसी भी चीज के लिए हाँ मत कहिएगा। काउंट सोच रहे होते हैं इस बच्चे को क्या लगता है कि ये भगवान है? आखिर ये सब कुछ प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है? इसने उन लोगों के आने की टाइमिंग तो बता दी। 3 घंटे बाद में काउंट के पास में झिंगझिंग आते हुए बोल रहा होता है काउंट आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। काउंट भी सोच रहे होते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही रही। कहानी सुनाने वाला भी बता रहा होता है कि क्रिस के कहने के हिसाब से वहाँ पे यूनियन बैंक के लोग आए हुए हैं। जो यूनियन बैंक के लोग आए होते वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग जैजिन के एंगेजमेंट पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं और वैसे भी हमारे यान डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे प्रिंस और प्रिंसेस है, ऐसे ही बहुत सारे नोबल हाउसेस भी है। लेकिन यूनियन बैंक और जुआनो मेंशन का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हम कई सौ सालों से दोस्त है और हमारी तरफ से ये वादा है कि हम लोग कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। हम आपके साथ थे, आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। काउंट सोच रहे होते तुम यहाँ पे झंगजिन के एंगेजमेंट पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हो और मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे किसने पहले ही बता दिया था कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना और मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर भरोसा करने वाला भी नहीं हूँ। सीन चेंज होता है, मैं झंगजिन और कियान के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे क्रिस एंट्री करता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन है? ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, ये जिन फैमिली से है, यही तो है क्रिश। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या क्रिश? सच में जुआनो मेंशन का तो दामाद सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। क्रिस बोल रहा होता है मैं थोड़े बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और अब मैं गॉड जैसा दिख रहा हूँ, एक ऐसा गॉड जिसको जू कियान कभी टच नहीं कर सकती और मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये बना तो दूल्हे से ज्यादा सुंदर है। तभी बगी के अंदर से जैनी बोल रही होती है हस्बैंड तुमने तो सभी लोगों की स्पॉटलाइट छीन ली है। क्रिस बोल रहा होता है मैं मानता हूँ मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ लेकिन मेरे इस अपीयरेंस पे सिर्फ तुम्हारा हक है और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम पूरे काउंटी के सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियों में से एक हो। जैसे जेनी बगी से उतरती है सभी लोग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा प्यारी है। जेनी को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा सुंदर है। आखिर कौन वो पागल है जो कि जैन चुआन चौन को सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बोलता है? वो इसी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। तभी गार्ड अनाउंस करता है कि जुआनो मेंशन की जेनी और क्रिश आ गए हैं। सभी के चेहरे को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे क्रिस की तरफ दौड़ते हुए एक लड़की आने लगती है। क्रिस सोच रहा होता है मुझे पता ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। जो लड़की वहाँ पे आई होती है वो बोल रही होती है थोड़े दिन पहले आप लैंसन सिटी में आए थे, वहाँ पे आपने और मैंने काफी ज्यादा प्यार भरे लम्हे बिताए जिसको कि इसलिए कभी भी नहीं भूल पाएगी। आपने तो मुझसे कहा था कि मैं बेड पे आपकी वाइफ से ज्यादा सुंदर हूँ, वो तो बिल्कुल एक मरी हुई मछली की तरह है। जेनी सोच रही होती है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे क्रिस कुछ भी नहीं बोला तो इसका ये फायदा उठा रही है। तभी वो लड़की अपने पास से एक लॉक निकाल देती है और कहते हैं क्रिस तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जुआनो सिटी लेके जाओगे और तुमने मुझे प्रपोजल के तौर पर टोकन दिया था। मैं काफी दिनों से वेट करी थी, तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए। क्रिस सोच रहा होता है ये एक लॉन्ग लाइफ लॉक है जो कि मेरे फादर ने बनाया है। बचपन में मैं इसको पहना करता था, बाद में मैं इसे जू फैमिली में छोड़ के आ गया था। फिर क्रिस अपने पास में जिंटाई को बुलाता है और उसे कान में कुछ बोल के भेज देता है। जो लड़की वहाँ पे आई होती है वो बोल रही होती है क्या तुम्हें याद नहीं है उस दिन तुम और जिन मुकॉन साथ में थे, तुम लोगों ने मुझे फीस तक नहीं दी थी। ऐसे ही वो लड़की और भी गंदी गंदी बातें कर रही होती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये शो देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जिस रात की तुम बात कर रही हो आखिर उस रात की फीस कितनी होगी? स्लेव बोलते तकरीबन आधा सिल्वर कॉइन, लेकिन तुम और जिन मुकॉन साथ में थे इसी वजह से 5 सिल्वर कॉइन लगेंगे। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन चाहिए थे, ये लो 10 गोल्ड कॉइन। अगर मैं तुम्हारे 5 सिल्वर कॉइन को काट दूं तो यहाँ पे 195 सिल्वर कॉइन बचते हैं जो कि तुम्हें मुझे देने हैं और इतना काफी है तुम्हारे 390 कस्टमर के लिए। वो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया मिस्टर क्रिश। तभी क्रिश बोलता है जिंटाई उन लोगों को लेके आ जाओ। हम देते हैं जिंटाई वहाँ पे बहुत सारे भिखारियों को लेके आ गया होता है। क्रिश उस लड़की को दिखाते हुए बोल रहा होता है मेरे भिखारी भाई ये लड़की तुम्हारे लिए है। वो सही भिखारी बोलते हैं ब्रदर क्रिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं वो लड़की बोल रही होती है मेरी मदद करो। जब वो भागने का ट्राई करती है तो जिन फैमिली के गार्ड उसे रोक लेते हैं। क्रिश बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पे कर दिया और तुम्हें कस्टमर को संभालना ही पड़ेगा। वहीं वो लड़की सोच रही होती है ये लोग काफी खतरनाक लग रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। फिर वो लड़की जू फैमिली के बटलर से बोलती है मैंने सब कुछ आपके कहने पे किया था, अब आप मेरी हेल्प करो। बटलर जू बोल रहे होते हैं जो औरतें पागल हो चुकी है, ये कुछ भी बोले जा रही है। मैं जू फैमिली का बटलर हूँ और एक बहुत ज्यादा इज्जतदार इंसान हूँ, मैं तुम में से लड़कियों को नहीं जानता। क्रिस सोच रहा होता है अच्छा ये सब करवाने वाला बटलर जू था। बटलर जू बोल रहा होता है आज मेरे मास्टर का काफी अच्छा दिन है, इस लड़की को बाहर फेंक दो। वो लड़की बोल रही होती है बटलर जो आप मेरे पास में आए थे और आपने मुझे बोला था कि किसका नाम बदनाम करना है और आप तो कितनी रात तक मेरे साथ में सो भी रखे हैं, आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे?
आपको तो मेरे विलेज के सारे लोग जानते भी है। क्रिस बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझे नहीं जानती। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करिएगा, मैं आज से पहले आपसे कभी भी नहीं मिली हूँ। बटलर जी ने मुझे पे किया था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसने तो मुझे आपको इन्फेक्शन देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया। बटलर जो बोल रहे होते हैं इस लड़की को बाहर निकालो, ये यहाँ पे कुछ ही बकवास करती जा रही है। जब वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी क्रिस बटलर जू को रोक देता है। बटलर बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस, भले आप जुआनो मेंशन के सन इन लॉ है, लेकिन आपका जू फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे बॉसी एक्ट करेंगे तो कोई भी सहने वाला नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी क्रिस उसे फिर से रोक देता है। बटलर जू बोल रहा होता है मैंने आपसे कहा ना कि लड़की फालतू बातें कर रही है। मुझे यहाँ पे रोकने के पास सिर्फ सिटी लॉर्ड के पास में है, आपके पास नहीं है, और मुझे आपसे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी, तो फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ। बटलर सोच रहा होता है अगर मैं इससे बात करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, सबसे बेटर है कि मैं इससे बात ही ना करूं। वैसे ही पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बुलीज को मैंने ही किया है, मैं तो इसकी नहीं सहने वाला। तभी क्रिस जेनी से एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे लोग काफी ज्यादा गंदे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चलो घर चलते हैं। जेनी बोलती है ठीक है हम लोग घर चलते हैं। फिर जेन फैमिली के सारे लोग वहाँ जाने लगते हैं। झैंगजिन सोच रहा होता है किस तो यहाँ से जा रहा है, मैंने तो हमें बहुत सारे लोगों को बुलाया है जुआनो मेंशन को फंसाने के लिए, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फिर झैंगजिन क्रिस के पास में आते हुए बोल रहा होता है अभी तो पार्टी स्टार्ट तक नहीं हुई है, आखिर तुम जा क्यों रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे हार्म करना चाहते हैं, अगर तुम उसके पाँव तोड़ दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। झैंगजिन सोच रहा होता है ये सब ये जानबूझ के कर रहा है, ये यहाँ से नहीं जाना चाहता, बस ये हमें पोक करने का ट्राई कर रहा है, सच में ये बंदा नहीं बचने वाला। फिर झैंगजिन बोल रहा होता है बटलर जो आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एक लड़की को बुलाने की और किसको बदनाम करने की, क्या यहाँ पे आपको मरने की इच्छा हो रही है। गार्ड्स इस बटलर जू को यहाँ पे पकड़ के लेके आओ। जू फैमिली के हेड झैंगजिन को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन झैंगजिन बोलता है आज मेरे एंगेजमेंट का दिन है और आज सिर्फ किसी ने अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए इतनी घटिया हरकत करी है, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा तो आखिर मैं अपने गेस्ट को क्या जवाब दूंगा। झैंगजिन बोलता है इसको जमीन पर लटा के इसके पाँव तोड़ दो। बटलर जू बोल रहा होता है ऐसा मत करो, मैं आपका लॉयल डॉग हूँ। तभी क्रिस बोलता है रुको। झैंगजिन बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस आप क्या करना चाहते हैं। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसके पाँव अपने हाथों से तोड़ देता हूँ। क्रिस के हाथ में डंडे को देख के बटलर जू काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। तभी क्रिस बटलर जू के एक पाँव को तोड़ देता है। जितना बटलर जू चिल्ला रहे होते हैं उतना ही क्रिस भी चिल्ला रहा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं तो बड़ा ही कमजोर सा आदमी है। क्रिस बोलता है जेनी जल्दी यहाँ पे आओ, मैंने इसको बहुत ही जोर से मार दिया है, शायद मेरे हाथ में मोच आ गई है। बटलर जू सोच रहे होते हैं क्रिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम यहाँ पे मुझे मार के मुझसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हो। फिर जेनी क्रिस की मसाज कर देती है। झैंगजिन बोल रहा होता है बटलर जू को जू फैमिली के डॉक्टर के पास में लेके जाओ और यहाँ पे जो खून पड़ा हुआ है उसको साफ कर दो। इस तरीके से क्रिस यहाँ पे आके अपनी पहली जंग जीत जाता है। आगे सभी लोग पार्टी हॉल में आ गए होते हैं। कियान जेनी से पूछ रही होते है कि अकाउंट ठीक है। जेनी बोलती है हाँ डैड बिल्कुल ठीक है। क्रिस सोच रहा होता है कियान तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुमने यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली इग्नोर किया है। क्रिस जेनी से बोल रहा होता है क्या तुम कुछ पैसे लेके आई हो। जेनी बोलती है हाँ थोड़े बहुत लेके आई हूँ। फिर क्रिस उस पैसे को जेनी को दे देता है। क्रिस बोल रहा होता है मैं कोई फीस को रोक लेना चाहिए, लेकिन हमको रात बिताई हुई फीस को नहीं रोकना चाहिए। ये वो फीस है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे साथ में 3 महीने बिताने के लिए। 100 दिन और 100 रात के लिए हम लोग हस्बैंड और वाइफ थे। बाहर जो वुमन आई थी वो मेरे से पैसा मांग रही थी, तो मेरे हिसाब से तुम जू कियान हो तो कम से कम तुम्हें 10 टाइम तो पे करना ही चाहिए। ये 50 गोल्ड कॉइन्स है जो कि 1000 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। तुम्हें क्या लगता है ये प्राइस ठीक है? अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। हम देखते हैं झैंगजिन और जू कियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। तभी जो जू कियान होती है किसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है प्लीज आप लोग अंदर आइए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जू कियान ऊपर से तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रही थी, लेकिन उसने जेनी और क्रिस को पार्टी के अंदर 9th पोजीशन दिया और काउंट की बेटी होने के हिसाब से काफी ज्यादा बेकार पोजीशन थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं थे, वो लोग उनसे आगे थे। वहीं इस बात से क्रिस काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है। तभी गार्ड अनाउंस करते हैं कि जिन्हें मेंशन के काउंट प्रिंस आ रहे हैं और उन्हीं के साथ में गवर्नर के मेंशन से भी बंदे आ रहे हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे तेंग्यून आने वाला है। सच में ये पार्टी काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा बड़े लोग आने वाले हैं। तभी वहाँ पे आता है जू वुवियान जो कि झू रोंग का नेफ्यू है और जनरल पिंगान का बेटा है, यही गवर्नर ऑफिस की तरफ से आया है। और दूसरा होता है तेंग्यून जो कि जियानी मेंशन का प्रिंस है और ये सिविल और मिलिट्री दोनों में ही स्कॉलर्स है। तभी तेंग्यून और क्रिस एक दूसरे को देखते हैं। क्रिस जेनी से बोल रहा होता है वैसे मुझे एक बात बताओ कि आखिर मैं ज्यादा सुंदर हूँ कि ये बंदा ज्यादा सुंदर है। जेनी बोलती है तुम ज्यादा सुंदर हो। क्रिस बोल रहा होता है जेनी का विजन काफी ज्यादा अच्छा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि तेंग्यू का जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। 1/3 लोग जहाँ पे आए थे वो उसको सलाम करने के लिए आगे बढ़े, वही 2/3 लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके सामने जा सके। यहाँ तक जो सिटी लॉर्ड थे उनको भी उनके सामने सलाम करने की हिम्मत नहीं हुई। हम देखते वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो कि बोल रहा होता है ब्रदर टैंग आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया, मुझे इस दौरान आपकी काफी ज्यादा याद आई। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है ली वेंजे और ये भी जुआनी सिटी से ही है। क्रिस को टीचर ने 800 बार से ज्यादा टाइम पे मार रखा है
और ज्यादातर क्रिस को मार पड़वाने वाला और कोई नहीं बल्कि ली वेंजे हुआ करता था। और जो ली वेंजे और टैंग यून थे ये दोनों सेम क्लास में थे। ये दोनों ही सेकंड लेवल के जिंसी बन गए थे 28 साल की उम्र में। और जो ली वेंजे है वो भी जुआनो सिटी का प्राइड है। अभी एक सिल्वर कार इंस्पेक्टर है। इसका काम है काउंटीज के अंदर पेट्रोलिंग करना। इसकी पोजीशन तो इतनी हाई नहीं है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा शानदार है। यहाँ तक कि जो प्रीफेक्ट होते हैं वो भी इसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। जो कि आखिर में वहाँ पे आए वो थे नैंगोन पिंग, मार्केस ऑफ झेनबेई के बेटे, और उनके साथ में थे यून युआन बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम था शूटिन। वो सभी लोग एक साथ में खड़े हो जाते हैं और यही वो सारे लोग हैं जिनके खिलाफ में क्रिस को फाइट करनी है। सारे गेस्ट के आने के बाद में ऑफिशियली पार्टी को बेगिन किया गया। जेनी क्रिस से बोल रही होती है, क्रिस तुम्हें क्या लगता है ये लोग हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल अटैक करेंगे? क्रिस वहाँ पे टेबल के ऊपर वांग यान का नाम लिखता है। जेनी बोलती है तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे वांग यान आने वाला है? तभी हम देखते वहाँ पे वांग यान आ जाता है। जेनी सोच रही होती है किसने बिल्कुल सही गैस किया था। झेंगजिन बोल रहा होता है ब्रदर वांग यान आप तो काफी ज्यादा देरी से यहाँ पे आए, आपको मेरे साथ में यहाँ पे 3 जाम एक्स्ट्रा पीने पड़ेंगे। झेंगजिन सोच रहा होता है वांग लियांग की जुआनू में से कुछ ज्यादा नहीं बनती क्योंकि जेनी ने किसी और से शादी कर ली। वांग लियांग जेनी से बोल रहा होता है आखिर तुम मेरे प्यार को इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? पहाड़ों में घने जंगलों में बैठ के हम लोगों ने वादा किया था और तुम ही मेरे प्यार को भूल गई। हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हस्बैंड वाइफ बनेंगे, आखिर तुम ये कैसे भूल सकती हो? जेनी को वांग लियांग की बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वांग लियांग बोल रहा होता है सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जिंसी नहीं बना और एक छोटा मोटा ऑफिसर बन के रह गया। मैंने अपने फ्यूचर पे भी गिव अप कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरी जगह चुना भी किसको? इस बेवकूफ को। जेनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो खड़ी हो रही होती है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तुम्हें खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नाम को क्लियर कर दूंगा। वैसे भी आधे घंटे के अंदर ये बंदा मरने वाला है। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं जेनी की जो पर्सनैलिटी वो तो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी। आखिर क्या वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बता रखा था। तभी जो क्रिस होता है वो कुछ लिखने लगता है। जेनी बोल रही होती है क्या तुम्हें अभी भी वो नाम याद है? क्रिस बोल रहा होता है जो भी लोग तुम्हें नीचे दिखाने का ट्राई करेंगे मैं उन लोगों को मौत से भी बता सजा दूंगा। तभी वहाँ पे झेंगजिन आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर वांग लियांग अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, आपने अभी पी ली, चलिए मैं आपको आपकी जगह पे लेके चलता हूँ। झेंगजिन सोच रहा होता है क्रिस तुम्हें पहले नहीं बोलना चाहिए था। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपनी वाइफ के ऊपर कीचड़ उछलता हुआ देख के? जेनी सोच रही होती है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ली वेंजे के बारे में भी लिखा है। जेनी बोल रही होती है हस्बैंड क्या इनकी तीसरी चाल है हम लोग को बदनाम करने के लिए? क्रिस बोल रहा होता है तुम बस रुको और देखो ये लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। जेनी बोल रही होती है तो क्या तुम इसके लिए प्रिपेयर हो? क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें वो बंदे याद है जो कि हमारे घर में पिछले महीने आए थे? जेनी बोल रही होती है हाँ लेकिन वो लोग तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। क्रिस डेंजरस हंसी हंसते हुए बोल रहा होता है बस वही मेरा प्लान है। जेनी बोल रही होती है अगर तुमने कुछ प्लान किया तो पक्का वो अच्छा प्लान किया होगा। तभी झेंगजिन आगे आते हुए बोल रहा होता है अब हम सभी लोग खुशी में जाम टकराएंगे। वहाँ पे सभी लोग बैठ के पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा खड़े होते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने हाल ही में पब्लिश हुई बुक को पढ़ा है? क्रिस सोच रहा होता है अब मजा आने वाला है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं अच्छा तुम उस पॉपुलर बुक के बारे में बात कर रहे हो जो कि पूरे तियानहेन प्रोविंस में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है उस बुक की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो हमें काफी कुछ बताती है। तभी एक बंदा खड़े होते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें इस बुक के ऑथर के बारे में नहीं पता, जिस ग्रेट ऑथर ने उस बुक को लिखा वो हमारे पास में बैठे हुए हैं। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर कौन है वो ऑथर, जल्दी हमें उनके बारे में बताओ। तभी वो बंदा बोल रहा होता है ये है मिस्टर क्रिश, सन इन लॉ ऑफ जुआनो मेंशन। क्रिस सोच रहा होता है वैसे इन बंदों ने काफी ज्यादा गंदी एक्टिंग करी। तभी एक बंदा बोलता है मिस्टर क्रिस आप काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, कहानी में लिखे हुए सारे पॉइंट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, किताब को पढ़ते ही मेरे अंदर इमोशन भर जाते हैं। उन पोएम में से एक पोएम थी अच्छा काम करो तो अच्छा ही मिलेगा और बुरा काम करने पे तुम्हें बुरा ही मिलेगा, भगवान की लाठी में काफी जोर है, जिसने जो किया उसको वही मिलेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या पोयम है, मजा आ गया। तभी जो वांग लियांग होता है वो ड्रिंक करते हुए खड़ा हो जाता है। वांग लियांग बोल रहा होता है तुमने सिर्फ मेरी लड़की ही नहीं बल्कि मेरी पोयम को भी चुराया है, तुमने यहाँ पे लिटरेसी के नाम पे झूठ बोला है, इस पोयम को मैंने लिखा था। झेंगजिन सोच रहा होता है मुझे पता था तुम ये टॉपिक उठाओगे, इसी वजह से मैं इसके लिए पहले ही प्रिपेयर था, अभी तो बस ये मेरे मुंह की शुरुआत है। क्रिस तुम मेरे सेकंड मुंह को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर क्रिस आपको ये बात एक्सप्लेन करनी होगी, क्या सच में आपने यहाँ पे चोरी करी है? तभी जो हाउस एकेडमी के टीचर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं लॉर्ड वांग लियांग क्रिस मेरा रेस्टोरेंट रह चुका है और मैं मानता हूँ कि वो काफी ज्यादा बेकार था पढ़ाई में, लेकिन वो किसी की पोएम को नहीं चुरा सकता। अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो आप किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तभी वांग लियांग बोलता है मेरे पास में एविडेंस है, सभी उस आर्टिकल को देखो जो कि मैंने 8 साल पहले काउंट के एग्जाम में दिए थे, ये बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकते। गाने सुनाने वाला बता रहा होता है जो काउंट के एग्जाम होते हैं वो एक तरीके से 10th के एग्जाम के बराबर होते हैं। उसका अगला स्टेप होता है कॉलेज एग्जामिनेशन जो कि बिल्कुल ही 12th के बराबर होते हैं। ये करने वाले को स्कॉलर कहा जा सकता है।
उसके बाद में होते हैं प्रोविजनल एग्जामिनेशन, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के बराबर होते हैं। हालांकि जो काउंट का एग्जाम होता है वो इतना हार्ड एग्जाम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंपीरियल एग्जामिनेशन है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, हाँ ये पेपर न्यूजिया काउंटी के 8 साल पुराने वाला पेपर है। इसके ऊपर गवर्नर ऑफिस के सील भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो राइटिंग है वो भी फेक नहीं हो सकती। ली वेंजे बोल रहा होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। 8 साल पहले वांग लियन ने ये पोएम लिखी थी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, मिस्टर क्रिस तो काफी ज्यादा बुरे निकले। आखिर हम कैसे बंदे को फॉलो कर रहे थे? तभी क्रिस के टीचर बोलते हैं, वांग लियंग मेरे स्टूडेंट से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, तो आखिर वो आपके पोएम को कैसे चोरी कर सकता है? वांग लियंग बोल रहा होता है, कुछ समय पहले मैं क्रिस से मिला था, तब वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। फिर मैं उसे अपने घर पे ले गया ठीक कराने के लिए। उस टाइम मैंने उसे बहुत कुछ पढ़ाया भी था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बंदा उस टाइम मेरी पोएम को चोरी कर लेगा। क्रिस के टीचर बोल रहे होते हैं, क्रिस क्या तुमने ये सब किया है? तभी क्रिस बोलता है, मुझे वांग लियन के पेपर को दिखाया जाए। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, तुम्हारे जैसा नॉन एकेडमिक स्टूडेंट ऐसे पेपर को टच नहीं कर सकता। अगर तुम्हें देखना है तो वहाँ से इस पेपर को यहाँ तक देखो। क्रिस सोच रहा होता है, इनको क्या लगता है कि मैं यहाँ से पेपर को देख नहीं सकता? फिर क्रिस वहाँ पे अपने एक्सरसाइज को यूज करने लगता है। क्रिस को बताया जाता है कि 8 साल पुरानी हैंडराइटिंग ही है। क्रिस बोल रहा होता है, इन लोगों ने तो काफी तगड़ा फ्रॉड किया है। हर एक शब्द को वांग लियन ने ही लिखा है, वो भी 8 साल पहले। ये 16 शब्द को उसने अलग अलग आर्टिकल और पोएम से चुराया है और यहाँ पे चिपका दिया है, जिससे कि इसने मेरी सेम पोएम को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे अच्छी पेंटिंग का यूज करते हुए इसको सही से दर्शाया गया है। वांग लियंग बोल रहा होता है, क्रिस मेरा एविडेंस काफी ज्यादा सॉलिड है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्रिस के टीचर भी बोल रहे होते, तुम हांसू एकेडमी पे एक धब्बा थे, लेकिन तुम हमेशा इनोसेंट रहे, अब तुमने चीटिंग करना भी सीख लिया है। फिर वांग लियंग एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है, क्रिस अब तुम क्या करोगे? तभी भीड़ में से एक लड़की बोल रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर क्रिस ऐसा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है ये पोएम मिले कोइंसिडेंस हो। कैसा रहेगा अगर आप दोनों के बीच में पोएम कंपटीशन हो जाए? जो क्रिस के बंदे होते हैं वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कियान क्या नाम है बैठ के हंस रही होती है और सोच रही होती है, क्रिस तुम अपने इनोसेंस को प्रूव करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, पर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारे दुश्मन है। ली वेंजे बोल रहा होता है, सच में यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स है जो कि पोएट्री में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आप यहाँ पे खड़े खड़े कुछ ऐसी पोएम को लिख सकते हो जो कि पहले वाले से भी बेटर हो, तो आप बोल सकते हो कि ये आपकी पोएम्स है। आपकी जो किताब का नाम है वो है बाउंडलेस विंड एंड मून। कैसा रहेगा अगर आप विंड एंड मून के बारे में ही कुछ सुनाए? सभी लोग वहाँ पे किसकी पोएट्री के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है, आप लोग मुझे यहाँ पे पोएट्री लिखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी इस बंदे के पास में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से मैं इसे कम्पीट करूं? तभी वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, क्रिस हम सभी स्कॉलर्स है, हमारे साथ में फालतू बातें मत करो। क्रिस बोल रहा होता है, क्या तुम सभी में से किसी ने भी कॉलेज एग्जामिनेशन को पास किया है? क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास करके सिविल सर्वेंट बन जाओ? कुछ साल मेहनत करने के बाद में तुम सिटी लॉर्ड बन जाओगे, या ज्यादा से ज्यादा तुम लोग प्रीफर बन पाओगे, और जब तुम 50 साल के होगे तो शायद तुम एक काउंट के गवर्नर बन जाओ। लेकिन इसका क्या ही मतलब है? ऐसे फेम और वेल्थ का क्या ही मतलब है जो कि तुम्हें बुढ़े होने पे मिले? क्या तुम एक बहुत ही अच्छी बात से शादी कर पाओगे? और आखिर तुम कैसे घर में रहोगे? क्या तुम्हारे पास में इतने सर्वेंट होंगे जितने की मेरे पास में है? मैं क्रिस से कैसे मेंशन में रहता हूँ जो कि हजारों एकड़ में फैला हुआ है, और मेरे आसपास में दर्जनों गार्ड और मेट्स घूमती रहती है। जिन कपड़ों को मैंने पहन रखा है उसकी कीमत 100 ऑफ गोल्ड है। मेरी वाइफ काउंट की बेटी है और पूरी न्यूजिया काउंटी में इतनी सुंदर लड़की कोई भी नहीं है। इसकी फिगर काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी मार्शल आर्ट भी उतनी ही अच्छी है। अब बताओ तुम्हारे इतने पढ़ने का क्या ही मतलब? तुम्हारी जिंदगी के एंड में जो तुम्हारे पास में होगा वो तुम्हारे पास में स्टार्टिंग से ही है। जितनी चीजों के बारे में तुम सपने देखते हो जो तुम कर भी नहीं पाओगे, वो सारे तो मैं रोज ही करता हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है मुझसे कंपेयर करने के लिए? अब मेरे सामने सुपीरियर बन के दिखाओ। ये बात याद रखना, यहाँ पे तुम सभी लोग कुत्ते हो और वही मैं खुद का किंग। क्रिस की बात सुनकर वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सभी की जल गई होती है। फिर क्रिस बोलता है, क्या तुम लोग अभी भी चाहोगे कि मैं तुम्हें एक पोएम लिख के दिखाऊं? पहले मैं क्रिस एक कॉमनर हुआ करता था और जू फैमिली मुझे मारने का ट्राई कर रही थी। इसी वजह से मुझे अपना बेस्ट देना पड़ा अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। लेकिन अब तो मेरी जूती भी तुम्हारे लिए पोएम नहीं लिखेगी। क्रिस की बातों को सुन के वैंग लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जेनी वैंग लियांग के अल्कोहल में एक पिल डाल देती है जिसको वैंग लियांग पी लेता है। वैंग लियांग बोल रहा होता है कि अगर तुम एक मर्द हो तो सभी के सामने एक्सेप्ट करो कि तुमने मेरी पोएम को चुराया है। मुझे पता है तुम ये सब इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी तरह पोएम नहीं लिख सकते। क्रिस सोच रहा होता है, वांग लियांग की बॉडी में वो पिल आ चुकी है। मैं क्रिस तुम्हें हर एक गलती के लिए माफ कर देता, लेकिन मेरी वाइफ की इंसल्ट करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, कृष्ण जो पिल बनाई थी वो हेलोजिनेशन पिल थी, लेकिन अगर कोई उसे ज्यादा मात्रा में ले लेता है तो वो एक ट्रूथ सीरम बन जाती है। फिर आप उसे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको सच सच बताएगा। जेनी के पास जो डोज थी वो काफी ज्यादा थी। वांग लियांग अपनी स्ट्रेंथ और अपने करेज को बढ़ाने के लिए ड्रिंक कर रहा था, जिसने उसकी बॉडी के अंदर मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया। वांग लियांग वहां जाते हुए बोल रहा होता है, तुम जुआनो मेंशन के सनी लो के नाम पे एक धब्बा हो। मैं तुम्हारे से इंसान के साथ में एक जगह पे नहीं बैठ सकता, इसी वजह से मैं ऐसे जा रहा हूँ। जाते हुए वांग लियांग सोच रहा होता है, मेरे को मजा आ गया।
अब ये बंदा खुद को वापस बचा भी नहीं पाएगा। आज तक इसको बड़े बड़े बंदे भी नहीं धिरा पाए, उसको मैंने धिरा दिया। तभी वांग लियांग को काफी अच्छा फील होने लगता है। वांग लियांग सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, शायद से ये वो खुशी जो कि जीतने में मिलती है। फिर क्रिस वांग लियांग से बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, मेरे को फ्रेम कर रहे हो। वांग लियांग बोल रहा होता है हाँ क्रिस तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ, जबकि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। क्रिस बोल रहा होता है तो क्या मैंने तुम्हारी पोएम को चोरी किया है। वांग लियांग बोल रहा होता है मैंने कभी भी कोई भी पोएम नहीं लिखी, जो पोएम तुमने अभी सभी को सुनाई वो सिर्फ 16 वर्ड्स की थी। 16 वर्ड में शानदार पोएम लिखना ही मेरे बस की बात नहीं है। फिर क्रिस वांग लियांग से बोलता है तुम्हें किसने कहा था मेरे को बदनाम करने के लिए। वांग लियांग बोल रहा होता है मेरे को ये काम करने के लिए शिटी लॉर्ड ने बोला था। तभी झेंग जिन अपने पास के गार्ड को इशारा करता है ताकि वो वांग लियांग को बाहर फेंक दे। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मास्टर हमको फॉलो करिए, आपने काफी सारी ड्रिंक कर ली है। तभी जेनी बीच में आते हुए बोलती है इसको अपनी बातों को कंप्लीट करने दो। वांग लियांग बोल रहा होता है शिटी लॉर्ड तुम हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो और दिन भर मुझे ऑर्डर देते रहते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कंकुबाइन के साथ में 8 बार सो रखा हूँ। तुम्हारी कंकुबाइन बोलते कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, 1 घंटे में तुम कुत्ते की तरह हांफने लगते हो। वांग लियांग की बातों को सुनकर शिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं इसको बाहर फेंक दो। जब शिटी लॉर्ड के गार्ड आगे बढ़ रहे होते हैं तभी काउंट जुआनू के गार्ड आगे बढ़कर उनको रोक लेते हैं। जिंटाई बोल रहा होता है कि आप सभी को मजा आ रहा है ये सब सुनने में, तो ये सब फालतू में क्यों रोकना। फिर क्रिस उस पेपर को दिखाते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमने इसके ऊपर लिखा कैसे, क्योंकि तुमने तो ये पोएम खुद से नहीं लिखी थी। वांग लियांग बोल रहा होता तुम इसके बारे में पता नहीं लगा पाए ना क्रिश, मैंने इन 16 वर्ड्स को अपने पहले लिखे कुछ आर्टिकल से उठाया है। फिर मैंने बेस्ट फ्रेमिंग मास्टर को हायर किया ताकि वो इन वर्ड्स को अच्छे से निकाले और इस पे अच्छे से चिपका दे। काफी घंटों की मेहनत और बहुत कुछ करने के बाद में मैंने ये पेपर रेडी किया है। तुम्हें पता है ये पेपर देख के तो मैं खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि आखिर कोई इतनी अच्छी कॉपी कैसे कर सकता है। क्रिस तुम अब फंस चुके हो, अब तुम नहीं बचने वाले। क्रिस बोलता तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। वांग लियांग बोल रहा होता सब कुछ मेरा होने वाला था, काउंट जुआनू मेंशन भी मेरा होने वाला था, जल्दी ही मेरी जेनी से शादी होने वाली थी जिससे मैं और मेरे अंकल मिलकर पूरे काउंट के ऊपर रूल करते। जिस दिन काउंट जुआनू मर जाते उस दिन मुकोन को तो हम एक झटके में ही मार देते और फिर जो मेरा बेटा होता वो बनता अगला काउंट। लेकिन तुम कमीने चोर सामने आ गए, तुमने मेरे अंकल जू वेंजाओ को भी मरवा दिया। मुझे अपने अंकल वेंजाओ का रिवेंज लेना था। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें फंसा दूंगा तो तुम्हारी फैमिली भी न्यू डिलाइटेड को ज्वाइन कर लेगी। तुम्हें पता है कि इस झेंग ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक प्लान बना रखा है और तुम उसके प्लान से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जेनी मैं तुम्हें अभी भी टाइम दे रहा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। क्रिस बोल रहा होता है आप सभी लोग सुन सकते हैं कि आखिर रियलिटी क्या थी। पीने के बाद इसकी रियलिटी सामने आ गई। झेंग जिन बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि वांग लियांग इतना ज्यादा पागल इंसान होगा जो कि अपने रिवेंज के लिए इस हद तक गिर जाएगा। फिर झेंग जिन किससे माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि वांग लियांग तुम्हारी पोएम को अपना बोल रहा है, मैं और सिटी लॉर्ड तुम्हें पक्का से जस्टिस देंगे। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं वांग लियांग के ऊपर केस दर्ज किया जाए और इससे इसके एकेडमिक टाइटल छीन लिया जाए, तकरीबन 20 युआन का इसके ऊपर फाइन भी लगेगा। झेंग जिन बोलता है क्रिस क्या तुम सेटिस्फाइड हो। क्रिस बोलता है हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर झेंग जिन अपने बंदों से बोल रहा होता है इस वांग लियांग को लेकर चले जाओ। क्रिस सोच रहा होता है वांग लियांग तुमने मेरी वाइफ के ऊपर आके गलती करी है, आज तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, तुम मरोगे और वो भी गंदी मौत, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो मिलेगी वो है बेइज्जती। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जब वांग लियांग को सिटी लॉर्ड के ऑफिस में लेके जाया जा रहा था तब उसे किसी ने किडनैप कर लिया। फिर हमें वापस से बैंकेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। क्रिस बोल रहा होता है ली वेंजे आप चाहते थे कि मैं एक पोएम कहूँ, वो भी बाउंडलेस विंड एंड मून के ऊपर, क्योंकि आपने मुझे किसी और बंदे से कम्पीट करने के लिए कहा था जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, इसी वजह से मैंने मना कर दिया। पर कैसा रहेगा आपके लिए मैं एक पोएम करूँ। झेंग जिन सोच रहा होता है क्रिस काफी ज्यादा अजीब इंसान है, कभी कभी ये ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए सुनने के लिए वो तो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, लेकिन अगर ये चीज ली वेंजे को सुननी है तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे इंसान को अपनी पोएम ना सुनाना ये तो मेरे टैलेंट का वेस्ट है। सभी लोग सुन लो, मैं अपनी पोएम को 7 स्टेप्स में लिखने वाला हूँ। पोएम का जो नाम होगा वो होगा ऑफिशियल्स डोंट वांट इट। सूरज और चांद तो आते आते रहेंगे लेकिन तुम्हारे से ऑफिशियल्स कभी नहीं आएंगे, जो पहले लूटेंगे खाएंगे फिर तुम्हें डुबा के जाएंगे। दिखने में ये पढ़े लिखे हैं पर है ये लुटेरे, ये कहेंगे कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन ये डालेंगे तुम्हारे ऊपर डेरे। और ये सभी के सभी है इंसान के शकल में कुत्ते, पर ये और इनके फैमिली मेंबर से 1 नंबर के दोगले। क्रिस की पोएम को सुनकर सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा चिढ़ गए होते हैं। झेंग जिन तो गुस्से के मारे अपने हाथ में रखा हुआ ग्लास तोड़ देता है। झेंग जिन सोच रहा होता है मैं इस कमीने को मार डालूंगा। क्रिस बोल रहा होता है मैंने इतनी अच्छी पोएम कही लेकिन आप लोगों में से कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा, क्या आप लोगों को ये पोएम अच्छी नहीं लगी। चलो ठीक है मैं अब एक गाना गाऊंगा। क्रिस गा रहा होता है बेवफा तेरा मासूम चेहरा देखने के भी काबिल नहीं है, बस सूरत तो कुछ ऐसी है जिसको देख के भी कुछ हासिल नहीं है, तेरे जैसे कुत्ते से शादी करेगा एक कुत्ता जो कि होगा 1 नंबर का दोगला। क्रिस के शानदार गाने को सुनकर क्यान काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है
यहाँ तक कि गुस्से के मारे उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। क्रिस बोलता है कियान क्या तुम्हारे होठों से खून निकल रहा है? क्या मेरा गाना अच्छा नहीं था? कैसा लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक नया गाना गाऊं? तभी वो झैंगजुन होता है वो गुस्से के मारे क्रिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्रिस जेनी के पीछे छिपते हुए बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे किसी को भी मेरी पोएम अच्छी नहीं लग रही, हमें अब घर चलना चाहिए। जेनी बोल रही होती है हस्बैंड मुझे तुम्हारी सिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी, घर पे चलकर तुम मुझे ये गाना आगे भी सुनाना। तभी ली वेंजे बोलता है क्रिस तुम अभी नहीं जा सकते। जेनी सोच रही होती है किसने पहले ही बता दिया था कि अब ली वेंजे बोलेगा, इसका हर एक गेस बिल्कुल सही निकल रहा है। ली वेंजे बोल रहा होता है ब्रदर टैंगयुन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार चीज क्या होती है? आप मरने वाले हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप मरने वाले हैं। क्रिस तुम्हारी गद्दारी सबके सामने आ चुकी है, सभी लोग क्रिस को घेर लो, अब हम लोग क्रिस को बंदी बना के कैपिटल लेके चलेंगे। क्रिस सोच रहा होता है ये था क्लाइमेक्स का सीन, मैं तो कब से इन लोगों को प्रवोक कर रहा था, अब जाके ये काम आया। चलो कम से कम यहाँ पे किसी के अंदर तो थोड़ी सी इज्जत थी। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर ली वेंजे आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मैं मरना डिजर्व करता हूँ? ली वेंजे बोल रहे होते हैं सिर्फ तुम मरोगे ही नहीं बल्कि तुम्हारा जो काउंट का हाउस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिस जेनी तैयार रही, आपकी फैमिली दिक्कत में आने वाली है क्योंकि जल्दी जो मोनार्क है वो आपकी फैमिली के अंदर एक सिल्वर कार्ड इंस्पेक्टर को भेजेंगे जो कि जुआनो मेंशन को सही से इंस्पेक्ट करेगा। फिर ली वेंजे बोलता है एक पेन और एक इंक लेके आओ। फिर ली वेंजे क्रिस की लिखी हुई पोएम को लिखने लगता है। ली वेंजे बोल रहा होता है ये तुम्हारी पोएम थी ना जो कि तुमने अपने बुक में लिखी थी? इन कुछ वर्ड्स को साथ में पढ़ने में इसका मतलब निकलता है तियान जुजुन। सारे बंदे बोल रहे होते तियान जुजुन, क्या इस बंदे को मरना है? ली वेंजे बोल रहा होता है जो ये वर्ड है झू, ये जुआनो सिटी के वर्जन में आया है, वही लेसर सिटी के वर्जन में तो लिखा है जू होंग। ये 2 बार लिखा जाना कोई गलती नहीं हो सकता, ये क्रिस ने जानबूझ के ऐड करवाया है। सारे बंदे बोल रहे होते इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब ये नहीं बचने वाला। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो किंग का नाम है वो है निंग और वो यूई किंगडम के किंग के अडॉप्टेड सन है। उनका जो ओरिजिनल सरनेम है वो है शाह और वो नानाओ किंगडम के प्रिंस है। एक छोटी सी कंट्री जो कि साउथ वियतनाम में लोकेटेड है, तकरीबन 1 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ में। वो जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, उसके अंदर चारों तरफ से वॉर जोन्स है और यूई किंगडम और सामान किंगडम की फाइट चलती रहती है। 20 साल पहले यूई किंगडम और सामान किंगडम के बीच में वॉर हुई थी। जो नेनाओ किंगडम के किंग थे उन्होंने अपने सारे एलाइट्स को लेके हेल्प करी थी, लेकिन वॉर के दौरान वो लोग मारे गए। जो यूई किंगडम का किंग था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो खून खांस रहा था। तभी उसने 9 साल के नेनाओ किंगडम के प्रिंस को बुलवा लिया जिसके फादर ने यूई किंगडम की हेल्प करते करते अपनी जान दे दी थी। यूई किंगडम के किंग ने नेनाओ किंगडम के अडॉप्टेड प्रिंस को अपना सन बना लिया। इसका मतलब ये है कि यूई किंगडम और नेनाओ किंगडम अब ऑलवेज के लिए ब्रदर्स है। जो यूई किंगडम की पॉलिसीज है उसके अंदर सबसे पहली चीज लिखी हुई है वो है निंग्स के बारे में। इसी वजह सभी के हिसाब से ऐसे कहानी के बारे में अपने कंटेंट में लिखना खराब है। ली वेंजा बोल रहा होता तुमने 10 साल पहले हुई चीजों के बारे में लिख रखा है और तुमने उनके नाम के ऊपर कर्ज किया ताकि वो जल्दी ही मर जाए। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। मैं एक सिल्वर कार्ड इंस्पेक्टर हूँ और मैं तुम सभी लोगों को सही से इन्वेस्टिगेट करूंगा। जल्दी से कोई आओ और किसको बंदी बना लो। जब किसको बंदी बनाने के लिए लोग आगे आ रहे होते हैं तभी जेनी आगे बढ़ जाती है। ली वेंजे बोल रहा होता है मिस जेनी आपको किसको बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपके पास में खुद की जुआनो मेंशन बचाने का मौका हो, बस हाँ आपको उसके लिए पीछे हटना पड़ेगा। वैसे भी अभी तो आप काफी ज्यादा यंग है, आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जेनी काफी ज्यादा सुंदर है, इसी वजह से वो ली वेंजे को पसंद आ गई है क्योंकि वो जुआनो मेंशन की प्रिंसेस है और नुजिया काउंटी की सबसे सुंदर लड़की है। लेकिन कभी भी ली वेंजे उसको पा नहीं पाएगा क्योंकि मोनार्क का एक मेंबर होने से आप नोबल के बराबर नहीं पहुंच सकते और एक ऐसी लड़की को जिसको वो पा नहीं सकता उसको एक नॉर्मल बंदे ने पा लिया, इससे उसकी काफी ज्यादा जली हुई है। जेनी बोल रही होती है मैं और मेरे हस्बैंड एक है, मैं उनको कुछ भी होने नहीं दे सकती। आपको मेरे पति के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर ली। ली वेंजे गुस्सा करते हुए बोल रहा होता तो अगर आपको अपने पति से मिलना है तो प्रिजन आ जाना, जल्दी से क्रिस को पकड़ो। तभी जेनी वहाँ पे एक टेबल काटते हुए बोलती है आखिर किसकी हिम्मत है मेरे पति को पकड़ने की? जिसकी भी हिम्मत है वो आगे बढ़ो, मैं उसको काट डालूंगी। क्रिस बोल रहा होता है ली वेंजे तुम्हें मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, क्या तुम जुन को जानते हो? ली वेंजे बोल रहा होता है लास्ट टाइम मैं कैपिटल गया था और मैं मोनार्क को कांग्रेचुलेट करने के लिए गया उनके बर्थडे पे, तब मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ दिनों तक बातचीत भी करी थी और काफी सारे पोएम्स भी एक दूसरे को सुनाई। उसके बाद मैं लॉर्ड लिंगजुन का एक अच्छा दोस्त बन गया। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब तुम लिंगजुन से बहुत बार मिल चुके हो और तुमने उससे बहुत बार सीक्रेट बातचीत भी करी है। ली वेंजे कह रहा था तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कैसे सीक्रेट कन्वर्सेशन? आखिर तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तभी क्रिस बोलता है मैंने जो ये पोएम थी वो जानबूझ के लिखी थी। ली वेंजे बोल रहा होता तुमने पहले तो एक गलती करी, उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं जेनी उन सभी को हरा देती है। वेंजे बोल रहा होता है जेनी तुम एक धोखेबाज की हेल्प कर रही हो। ली वेंजे बोल रहा होता है जनरल झेंगचिंग और सिटी लॉर्ड बोयान आप दोनों ही यूई किंगडम के ऑफिसर्स है, एक धोखेबाज को पकड़ने में आप लोगों की हमारी हेल्प करनी चाहिए। एक सिल्वर कार्ड ऑफिसर होने के तौर पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जल्दी से आप अपने ट्रूप्स को बुलाओ और इस किस को पकड़वाओ। अगर उसे कोई भी हमें बचाने का ट्राई करता है तो उसे मरवा दिया जाए।
तभी सिटी लॉर्ड और जनरल वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में किसको हमें बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। सिटी लॉर्ड ली वेंजर से बोल रहा होता है टाइगर चार्म को एक्सेप्ट कर लो। वही ली वेंजर सोच रहा होता है जैन तुम कितनी भी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम 100 लोगों को एक साथ नहीं हरा सकती। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा जुआनू मेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। क्रिस बोल रहा होता है ली वेंजर तुम सच में एक बेवकूफ हो, तुमने कुछ भी करने से पहले सोचा तक नहीं। जो बाउंडलेस विंड एंड मून है उसको नए रिलीज हुए कुछ टाइम ही हुआ है, आखिर मैं उसके वर्ड्स को चेंज क्यों करूंगा। ली वेंजर बोल रहा होता है क्रिस और जनी को पकड़ लो और अगर ये लोग रेजिस्ट करने का ट्राई करे तो इनको मार डालो। तभी क्रिस बोलता है ननाव के नाम के जो किंग थे उन लोगों ने हमको धोखा दे दिया है। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। ली वेंजर बोल रहे होते हैं क्रिस क्या तुम पागल हो चुके हो, जो निंग जून है वो किंग के अडॉप्टेड सन है और वो प्रिंसेस निंगलुओ के पति भी है। क्रिस बोल रहा होता है वो प्रिंसेस निंगलुओ को पॉइजन देने में फेल हो गया था, इसी वजह से अब वो गद्दार बन रहा है। मैंने अपने बुक के अंदर जानबूझ के ट्रैप लिखा था जिससे कि मैं देख सकूं कि आखिर मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे कौन कूदता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये तुम होगे जो कि यहाँ पे इसी गद्दारी में तुम साथ दे रहे हो। ली वेंजर ननाव के नाम के जो किंग है तुम उनसे काफी दिनों से मिल रहे हो और तुमने अभी एक्सेप्ट किया कि तुम काफी दिनों से उनसे मिल रहे हो, साथ ही तुम काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हो सकता है तुम्हें इनके हर एक चीज के बारे में पता हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम इनके साथ में बैठ के प्लानिंग करते हो। ली वेंजर अब तुम नहीं बचने वाले, जाओ घर जाके अपने गला कटने का वेट करो। ली वेंजर बोल रहा होता तुम गद्दार हो, तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम्हें ऐसी चीजें कैसे पता चली जो कि हम इंस्पेक्टर्स को भी पता नहीं चली। क्रिस बोल रहा होता तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता कि जो ननाव किंगडम के किंग थे वो बैटलफील्ड के अंदर मारे गए, पर उनके मरने का रीजन ये नहीं था कि यूई किंगडम कमजोर था। यूई किंगडम ने बहुत ही जरूरी टाइम पे अपने लोगों को भेजा ही नहीं फाइट करने के लिए, इसी वजह से जो लोग हेल्प करने के लिए आए थे वो सभी के सभी मरते गए। फेवर के तौर पे उन लोगों ने प्रिंस जो कि किंग बनने वाला था उसको अपना बेटा बना लिया और उसके साथ अपनी बेटी निंगलुओ से करा दी, और ननाव के जितने भी ऑफिसर्स है वो सभी निंगलुओ की सुनते हैं। और जो किंग का बेटा था वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह चुका है। किंग के बेटे ने बहुत ट्राई किया कि पावर को वापस हासिल कर ले, उसकी आखिरी कोशिश थी निंगलुओ को पॉइजन करना। जो प्रिंसेस निंगलुओ थी वो पॉइजन हो गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो पॉइजन हो चुकी है। उनको लग रहा था कि उनको कोई अजीब सी बीमारी हो गई है, इसी वजह से वो जुआनू मेंशन आई इलाज कराने के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर सीसी वो काफी ज्यादा फेमस है। क्रिस भी अपने टाइम पे काफी अच्छा डॉक्टर रह चुका है, इसी वजह से उसने हेल्प करी डॉक्टर सीसी की। और क्रिस ने ये बात पता भी लगा कि जो प्रिंसेस है वो पॉइजनड है, लेकिन क्रिस को ये बात कंफर्म नहीं थी कि आखिर वो उनको ठीक कर सकता है कि नहीं। तो फिर क्रिस ने थोड़ी सी मेडिसिन और मिलकर यूज किया उनको ठीक करने के लिए। जो प्रिंसेस निंगलुओ थी वो 2 दिन तक जुआनू मेंशन के अंदर ही रही, उसके बाद वो कैपिटल वापस लौट गई। फिर क्रिस को एक एजेंट ने बताया कि प्रिंसेस और मोनार्क के बीच में झगड़ा हो गया है, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए क्रिस ने एक किताब लिखी और उसको जुआनू मेंशन में कुछ नए वर्ड्स के साथ फैला दिया, जिसकी वजह से आज सब कुछ हो रहा है। ली वेंजर बोल रहा होता ये एकदम इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमर्स फैला रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा के बच सकते हो, पर यहाँ पे तुम अपने लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल कर रहे हो सकता है तुम्हारी वजह से जुआनू मेंशन बर्बाद हो जाए। फिर वो अपने गार्ड पे चलाते हुए बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से इस कमीने को अरेस्ट कर लो, इसको हम लोग काले पानी वाले जेल में लेके जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्रिस बोल रहा होता है ली वेंजर तुमने 4 दिन पहले धोखा दिया था, अभी तक तो कैपिटल में बात पता भी चल गई होगी, कल सुबह जुआनू मेंशन के अंदर जो भी रिपोर्ट है वो आ जाएगी और परसों तुम नहीं बच पाओगे। तभी सिटी लॉर्ड अपने सारे के सारे बंदों को बोलते हैं वापस आने के लिए। जितने भी बंदे किसको अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं वो सारे के सारे वापस चले गए होते हैं। गार्ड झेंगजिन से बोल रहे होते हैं सर हमको क्या करना चाहिए। झेंगजिन बोल रहा होता है पार्टी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हम लोग न्यूज के आने का वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर वहाँ पे वो लोग बैठ के इंतजार करने लगते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।